सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि। आज मैंने क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट वाइज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 11 एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार होंगे। और बिना देर किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आप सभी लोग को गुडविल कोचिंग सेंटर की ओर से सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बिना देर किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। लगभग 40 क्वेश्चन पे हम लोग आज बात करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु इज नाउ एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का हम लोग फादर एडम स्मिथ को बोलते हैं। ये पहला डेफिनेशन वेल्थ से रिलेटेड 1776 ईस्वी एन इंक्वायरी इन द नेचर ऑफ नेशन एंड वेल्थ एंड कॉजेज पर पहला डेफिनेशन दिया था और उसने सबसे पहले धन की प्रोडक्शन का बढ़ाने का प्रयास किया था। इसलिए इसका दूसरा नाम आदम स्मिथ भी हम लोग बोलते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो एडम स्मिथ को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज नाउ एज। वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करता है उसे कहते हैं। जो डेटा संग्रह करता है उसको हम लोग गणना कारक बोलते हैं, ये यानी इनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, जो डेटा को संग्रह करता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? इनोमिनेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। दिया हुआ है फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन इज। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? तो इसको हम लोग जानते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा एक्स बार इजकल टू समेशन एक्स बाई एन होता है मीन का फॉर्मूला। तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम लोग 4 पे बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट इज। किसी भी पाई चार्ट के केंद्र को कुल कोण को हम लोग, जो टोटल पाई चार्ट होता है टोटल, वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चल रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप आर देयर इन एनी ग्राफ पेपर। किसी भी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो किसी भी ग्राफ पेपर में एक्स वाई जेड टोटल 4 चरण होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज। आधार वर्ष निर्धारक आधार वर्ष का जो निर्देशांक सदैव होता है वो 100 होता है। हम लोग जो बेस ईयर का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसका जो इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर। सूचकांक के प्रकार। तो सूचकांक का जो प्रकार दिया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये भी आपका है। इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी है। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिच। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है वो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। विस्तार गुणांक का सूत्र क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर होता है, इसका सही ऑप्शन होगा कोफिशिएंट ऑफ आर बराबर होगा एल माइनस एस और एल प्लस एस। इसका जो भी आंसर कोफिशिएंट का होता है हमेशा 1 से कम ही होता है। इसका सही ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। हाई यानी लॉन्ग माइनस शॉर्ट बटा लॉन्ग प्लस शॉर्ट, या हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट प्लस बटा हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चर्चा कर दिए क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। दिया है कि द ग्राफ शोइंग टाइम सीरीज इज कॉल्ड। काल श्रेणी का प्रदर्शित करने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम, ओके, काल चित्र, हिस्टोग्राम,
ओगिव, इनमें से सभी, यानी इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करते हैं, डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इज नाउ एज, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन या नन ऑफ दिस। तो जब भी हम लोग आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन करते हैं तो वो डेटा प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण करता है, इसका सही ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, ये डेटा आपका दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। तो जो हम मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अरेंज भी किया हुआ, डायरेक्ट हम लोग इंडिविजुअल का क्वेश्चन, इसका मीडियन बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th आइटम, ठीक है, ये आइटम्स होता है। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके नंबर ऑफ आइटम जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 1/2th आइटम होगा। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 यानी 10/2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 आइटम, अगर 5 आइटम की अगर हम लोग बात करें तो 5 1 2 3 4 5, यानी बीच का जो डेटा है 130 है, यानी मीडियन जो होगा दोनों तरफ से देख लिए 1 2 3 4, बीच में ये आपका 130 है, इधर से भी देख रहे हैं मीडियन बीच का वैल्यू बताता है, तो ये इसका सही ऑप्शन आपका डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि द मोड ऑफ द डेटा, ये जो डेटा दिया हुआ इंडिविजुअल सीरीज का, इसका बहुलक क्या होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग बहुलक में इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होता है वही मोड कहलाता है। तो ये डेटा में देख लीजिए 5 की संख्या सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा नंबर 5 की है, तो इसलिए मोड बराबर आपका 5 होगा, इसका भी आंसर आपका बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, वो अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये आपका डेटा दिया हुआ, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो सीधा मीन के लिए हम लोग सभी डेटा को जोड़ दें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और डिवाइड 1 2 3 4 5, टोटल ऐड करके और हम लोग डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो जोड़ दीजिए इसको डेटा को, 14 14 7 21 22 23 24 25, यानी टोटल डेटा नंबर 25, इसको 5 से डिवाइड कीजिए यानी 5 आएगा, इसका सही आंसर आपका 5 यानी इसका ऑप्शन 3 नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट हो गया, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मेजर इज, निष्पेक्ष माप। देखिए दो तरह का हम लोग मेजर करते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर, एक रिफ्लेक्टिव मेजर। तो जितने भी कोफिशिएंट लगा हुआ है किसी में भी, चाहे मीन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन, सब एक रिफ्लेक्टिव मेजर होता है, और जो एब्सोल्यूट मेजर आपका जिसमें कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मीन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब एब्सोल्यूट मेजर, और कोफिशिएंट लग जाएगा तो रिफ्लेक्टिव मेजर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका रेंज हो जाएगा विस्तार। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है, द थिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय, परमाप विचलन का विचार निम्न में किससे देन है। तो इसका जो लाया गया कार्ल पियर्सन के द्वारा लाया गया, ठीक है। इसका डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 से नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 16, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लेखक कौन है, नेशन भाई। तो इसका जो पुस्तक प्रकाशन किया था वो अर्थशास्त्र का, जिसको हम लोग जनक मानते हैं, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन का डेफिनेशन दिया था, धन संबंधी परिभाषा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग 17 चलते हैं, क्वार्टाइल्स ऑफ गुड्स क्वेश्चंस, क्वेश्चनर एक सर्वश्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होते हैं, वो सिंप्लिक्ट होना चाहिए, नहीं सरलता होना चाहिए, उसमें सिंप्लिसिटी होना चाहिए, यानी सरलता होना चाहिए, ठीक है। प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, प्रश्नों का सीमित संख्या होना चाहिए, नो, जब भी एक श्रेष्ठ क्वेश्चनावली हो तो क्वेश्चन एकदम सरलता यानी सिंपल होना चाहिए, यानी इसका सही ऑप्शन आपका 17 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर
18 जो है एनएसएस की स्थापना हुई थी, एनएसएस वाज इस्टेब्लिश्ड, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन आपका डी होगा 1950 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ द मीन ऑफ सीरीज 20 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार, यदि श्रेणी का समांतर माध्य 20 हो तो एक्स का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं एक्स बार बराबर, जब मार्क्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और डिवाइड n। आपका क्वेश्चन समझिएगा, x बार आपका 20 दिया हुआ है, x बार आपका क्या दिया हुआ है? 20, ठीक है, और इस x का वैल्यू हमको निकालना है। तो जब हम 20 दे दिया है तो x1 आपका हो जाएगा 10, x2 हो जाएगा आपका 15, x3 जो आपका हो जाएगा वो नई वैल्यू दिया x3, डायरेक्ट x4 आपका हो जाएगा 20 और x5 आपका हो जाएगा 30 डिवाइड n मतलब टोटल जो डेटा है आंकड़ा 1 to 5 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे टोटल 30 20 50 और 25 75 आ गया, 75 प्लस x3 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर कर देंगे तो x3 बराबर, सीधा इसको माइनस कर देंगे, 100 माइनस 75 तो बराबर 25 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा, ठीक है। यानी एक्स बार का जो यहाँ पर मार्क्स निकलेगा मीन के आधार पर वो 25 आएगा, यानी इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, 19 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज, स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की जब अगर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, अगर वेरिएंस बोलते थे इनटू 100 कर देते, तो चेक कर लेते हैं ये स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, ये तो वेरिएंस का हो गया, ये नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन ये उल्टा दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड एक्स बार यहाँ नहीं लगा हुआ, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन पर स्टैंडर्ड डिविएशन बाय क्या होता है? मीन मतलब एक्स बार, ये तीनों रॉन्ग है, इसका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में रेलवे शुरुआत कब हुई थी? तो रेलवे का शुरुआत 1853 ईस्वी में होता है, इसका सही ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, योजना आयोग की नियुक्ति की गई है, प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटमेंट इन, लागू तो 91 से हुआ है, लेकिन अपॉइंटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1950 में हुआ था, मार्च के 1950 में, इसका सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम दी फॉलोइंग हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वही नीति आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा, प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं होगा, जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो अगर हम लोग, इससे पहले भी था लेकिन अभी इस ऑप्शन के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति में सम्मिलित होते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं कि हरित क्रांति में सम्मिलित किए जाते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्लूड्स, हरित क्रांति में सम्मिलित होते हैं HIV, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, वेरी गुड, मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर ये भी सही है, केमिकल फर्टिलाइजर ये भी सही, यानी इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्लूड्स ऑल दी अबव, ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर
27, व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, भारत के पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ था? तो भारत की पहली औद्योगिक नीति की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट आपका इसका सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना था। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग चर्चा करते हैं। दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 इंडस्ट्रियल वेयर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो इसके 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, ए बी एंड सी, 3 कैटेगरीज में औद्योगिक को डिवाइड किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 29 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 28 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, a special economic zone SEZ model in the country is adopted in the view of which country? देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश को मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया था? तो हम लोग चीन के, चाइना के मॉडल को देख करके इंडिया ने अडॉप्ट किया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा इस पेज में दिया हुआ है 29 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर्स, भारत में औद्योगिक सुधार का प्रारंभ किया गया था 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो 1 जुलाई 1991 में आया था। इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मनरेगा वाज स्टार्टेड, मनरेगा कब लागू हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 से ये पूरे लागू हो गया था। अप्लीकेबल तो 5 से था, लेकिन लागू जो हुआ था वो आपका 2 फरवरी 2006 से हुआ था। और इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द proportion of people living below the poverty line is more in, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात क्या है? डॉट डॉट अधिक है। तो अभी इस पूरे अगर हम लोग देखा जाए इस टेबल के आधार पर, तो इसमें भारत ही सबसे ज्यादा लो पाया जाता है, इंडिया में ही। इससे तीनों जो देश है इससे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट इज, ग्रामीण साख एवं विश्वास की शीर्षक संस्था है, तो नबार्ड को बोला गया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक नहीं, रूरल बैंक नहीं, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन नहीं, नाबार्ड बैंक को रखा गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 के बाद अब लास्ट 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, चलते हैं हम लोग इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, दिया हुआ विच इन सिचुएशन डज नॉट प्रोवाइड इन डायरेक्ट लोन टू फार्मर्स, कौन संस्था किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान नहीं करता है? तो नाबार्ड ही ऐसा है संस्था जो डायरेक्ट रूप से लोन प्रोविजन नहीं करता है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स, मानव पूंजी में सम्मिलित है हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल इफिशिएंसी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन आपका ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया हुआ है, एसएचजी इजे एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये जो हम लोग देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसका सही ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मेजर सोर्सेस एनर्जी इन इंडिया इज, भारत ऊर्जा निर्माण सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो हम लोग सबसे बड़ा स्रोत कोल को रखे हैं। ठीक है, एनर्जी का पावर प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग कोयला से ही सबसे ज्यादा एनर्जी का प्राप्त किया जाता है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
एक्सपेक्टेड एज इन इंडिया एक्ट, भारत में इस समय प्रत्याशित आयु की लगभग, अभी 22 की डेटा के इंडेक्स के आधार पर हमने 67 देखा था, तो इसमें से मैक्सिमम जो आपका 65 ईयर्स दिया हुआ, ठीक है, इसी को हम लोग मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है थर्मल पावर, नो, रिवर्स, नो, अगर सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम इज हायर इन विच कंट्री, प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है। अगर हम लोग सबसे बात करें तो डेटा के आधार पर, तो इन सबसे ज्यादा अभी पर कैपिटा इनकम चाइना का है। ये तीनों में इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा किसका है, चाइना का, और पाकिस्तान से ज्यादा अगर की बात करें तो इंडिया का, इनमें से कोई नहीं, चाइना होगा। चलिए हम लोग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में 40 क्वेश्चन पे आप लोग का कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हुए आप लोग को बताए हैं। इसको आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग समझिएगा, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हर विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।